नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट मिरर। मैं ऋषि पंडित राइट मिरर के राइट टॉक में आपका स्वागत करता हूं। राइट टॉक में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ एडवोकेट नीलेश ओझा जी। आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका राइट मिरर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ एडवोकेट नीलेश ओझा जी। नीलेश ओझा जी के विरुद्ध जो कंटेम ऑफ कोर्ट किया था बार एसोसिएशन ने, उसके विरुद्ध नीलेश ओझा जी ने एक केस फाइल किया है। आइए जानते हैं नीलेश ओझा जी ने क्या फाइल किया है केस और कैसे फाइल किया है। नमस्कार ओझा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। आपने बार एसोसिएशन के खिलाफ एक केस दायर किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ वो केस क्या है और किस तहत आपने एक केस दायर किया है, किस एक्ट के तहत वो केस दायर किया है। देखिए क्या हुआ जी, बॉम्बे बार एसोसिएशन ने एक कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन लगाया हाई कोर्ट में। ओके सर। तो उसमें मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये था कि बॉम्बे बार एसोसिएशन को ये राइट नहीं है कि वो ये केस दायर करे, क्योंकि वो खुद ही रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ओके। और उसमें मैंने माननीय ओक साहब को केस लॉज दिए, ये अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये केस दायर नहीं कर सकते। ठीक। सेकंड थिंग, और उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे कहा कि आप इनके ऊपर जो एक्शन लेना इस मामले में जी, और इनके जो एडवोकेट है खुद ही ऑर्गेनाइजेशन है, खुद ही एडवोकेट उसमें वकील बोल के काम करेगा जी। इसके लिए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल 9 में बार है। ओके। हाँ, सिर्फ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनकॉर्पोरेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके बार के ओर से रेट फाइल हो सकती है और उनका एडवोकेट उनके तरफ से लड़ सकता है। जी। तो मैंने उसके 2009 का वो भी केस लॉ दिया। तो उनके खिलाफ जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसके बारे में माननीय ओक साहब ने अपने आदेश में लिखा है कि मैं बार काउंसिल को कंप्लेंट कर सकता हूँ, बार काउंसिल उन पर एक्शन लेगा। जी। फिर मैंने ओक साहब से ये कहा जी कि ये कहे या ना कहे, मेरी खुद की इच्छा है, मामला चलना चाहिए। ओके। क्यों? जी, तभी तो सच बाहर आएगा ना। बिल्कुल। क्या है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि एक जज ने एक गलत काम किया है, जी। ये उसका आरोप है। ओके। बार एसोसिएशन करेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इनका कहना झूठा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 13 भी कहता है जी, ट्रूथ इज ई डिफेंस। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण शौरी के मामले में, जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे, उनके मामले में वही किया, कंटेम्प्ट का नोटिस दिया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ में आर्टिकल छापा था। जी। तो उनको कंटेम्प्ट का नोटिस दिया था। उन्होंने आके बोला कि हमने जो छापा है सच छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ का केस खारिज कर दिया। तो मैंने कहा कि सच बाहर आने दो। जी, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ सच बाहर आना और आपने हमको नोटिस निकाला और नोटिस कैश हो जाना, कंटेम्प्ट का केस सॉल्व होना, मेरा इतना मकसद नहीं है। तो ऐसा ही होता रहेगा ना। जी, बिल्कुल सर। मेरा ये कहना है कि ये पिटीशन इनको फाइल करने किसने कहा, इनके पीछे पिटीशन फाइल करने के लिए किसका स्पॉन्सरशिप है, इसलिए इनके खिलाफ किशोर समृद्धि के केस लॉ के तहत एक्शन ली जाए। अभी किशोर समृद्धि का केस लॉ ऐसा है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि किशोर समृद्धि जो समाजवादी पार्टी के एमएलए थे, उनको किसी ने उकसा कर राहुल गांधी के खिलाफ एक औरत के किडनैप के रेप का केस का रिट लगवाया। जी। बोले साहब ऐसा अर्जेंसी है, ऐसा है, वैसा है। तो कोर्ट ने पाया कि बकवास पिटीशन है, तुमने ये हाई कोर्ट को गुमराह किया है। तो उनके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ और उनके ऊपर 10 लाख रुपए कॉस्ट बैठा है। जी। तो मेरा वही कहना था कि इनके पिटीशन के जो इन्होंने 20 झूठ बोले हैं, मैंने सारे प्रूफ्स के साथ दिए हैं। ओके। तो ये झूठ प्राइमा फेसी दिखाते हैं कि ये इन्होंने एज ए एडवोकेट बोल के अपना काम नहीं किया है, एज ए बार एसोसिएशन अपना काम नहीं किया है, बल्कि किसी अपने गैर इरादतन, मतलब ऑब्लिक मोटिव, अपना दूसरा पर्पस सॉल्व करने के लिए किसी ने इनके खांधे पर बंदूक रखकर तीर चलाया, गोली चलाई है। ओके। तो अभी इसके प्रूफ देखिए। पहली चीज, मैंने उस दिन कोर्ट में आर्गुमेंट किया ओक साहब के सामने जी कि इसी बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे मोहित शाह के खिलाफ मैंने कंप्लेंट किया था और कई लोगों ने कंप्लेंट की थी। जी। तो मोहित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की कमेटी
चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर के साथ में सीनियर मोस्ट 5 जज की कमेटी ने आईबी की रिपोर्ट के आधार पर जी एक कंक्लूजन दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उसमें उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति न्यायपालिका के लिए खतरा है, घातक है। उन्होंने वर्ड यूज किए थे कि नॉन कंडक्टिव एंड काउंटर प्रोडक्टिव टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब ये करप्ट आदमी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने कहा। तो मैंने वोक साहब से यही कहा कि अगर ये बार एसोसिएशन वाले सही में इस हाई कोर्ट के पवित्र मंदिर को बचाने के लिए, न्यायपालिका की गरिमा के लिए लड़ने वाले होते तो उस समय चुप क्यों रहे? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, 5 जज कह रहे कि ये जज करप्ट है, और ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको बता दूं, आज भी वो करप्ट मोहित शाह आज भी आर्बिट्रेटर बोल के काम कर रहा है, और कई जो वकील लोग हैं उसका नाम रिफर करते हैं कि हमको आर्बिट्रेटर चाहिए। तो अभी वो लोगों के बारे में हम क्या समझे? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने कहा हुआ है वो गलत है, या फिर इन्होंने कहा हुआ गलत है? नियम से तो सुप्रीम कोर्ट ही सही है ना। बिल्कुल सर। तो या तो हम ये मान ले कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, तो ठीक है भाई, तुम्हारी मनमानी चलाओ तुम, और अगर तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते तो तुम्हारा हम क्यों मानेंगे? बिल्कुल सही। तो इसके ओवरऑल ये तो साबित हो गया, मैंने वोक साहब को यही बताया कि ये लोग जो है, ये लोग कोई न्यायपालिका बचाने वाले वगैरह नहीं है। ये कुछ जब ऐसे करप्ट जज का मामला आता है तो इनको ऐसा लगता है कि टू गेन द माइलेज। ओके। तो जैसा जस्टिस मोहित शाह के समय इसी बार के कुछ तथाकथित वकीलों ने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस HL दत्तू को कि आप इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओ। ओके। जिसको आईबी कह रही है, 5 जज कह रहे हैं करप्ट है, वो लेटर लिख रहे हैं इसको आप कि जज बनाओ। तब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन दुष्यंत दवे इन्होंने लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि ये यहाँ तो छोड़िए, 10,000 करोड़ के करप्शन केस में भी ये आरोपी है, जिन्होंने एसआर ऑयल का 10,000 करोड़ का जो करप्शन माफ किया था, जो सेल्स टैक्स का जो भी था उनका, तो उसमें भी मोहित शाह आरोपी है, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन दुष्यंत दवे ने लेटर लिखा। तो इनका दूसरी बार जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का प्लान था वो फेल हो गया। ओके। हमने भी कई कंप्लेंट्स किए थे, तो इनको हटा दिया, ठीक है। अब वैसा व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है न्यायपालिका के लिए हानिकारक है, उसके बाद में 2 साल हमारा चीफ जस्टिस बोल के काम कर रहा है, और उस समय ये लोग चुप बैठे हुए हैं, तो ये कहा कि न्यायपालिका के रक्षक हो गए। बिल्कुल सही। तो ये लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। उसके अलावा इन्होंने जो बोला है सब झूठ बोला है। इन्होंने इनके एफिडेविट में लिखा है कि वो यूट्यूब चैनल का मालिक नीलेश ओझा है। तो मैंने कहा या तो ये प्रूव करे मैं मालिक हूं, नहीं तो इनको कस्टडी में लो। सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्लियर है, जो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट देता है उसको आईपीसी 191, 192, 193, 199, 200, 211 झूठा आरोप लगाना, 465, 466, 471, 474, 196 रेड विथ 120 कॉन्स्पिरेसी और 34 के तहत 7-7 साल के सजा का प्रावधान है, मतलब 7 मल्टीप्लाई 70 साल तक की सजा का तो उनको प्रावधान है अभी। तो ये जो है ना, ये इतने बड़े उन्होंने गुनाह किए। तो सबसे पहला क्लियर केस, ओपन एंड शट केस, यूट्यूब का चैनल का मालिक मैं हूँ, वो या तो प्रूव करे, राइट, वो प्रूव करते तो मुझ पर कार्रवाई कर लो, राइट, नहीं करते तो सीधा उनको कस्टडी में भेजो। ये मैंने प्रेयर किया। सेकंड प्रेयर है, उन्होंने कहा कि नीलेश ओझा जो किसी भी मामले में कोर्ट में हाजिर होता है तो इसके फेवर में अगर कोई जज आदेश नहीं देता है तो नीलेश ओझा उस जज के खिलाफ में कंप्लेंट कर देता है, मीडिया में बात फैला देता है। अच्छा सर। तो ये उन्होंने एफिडेविट पे लिख कर दिया। ओके। तो मैंने कहा वेरी गुड। मैं जितने कौन से केस में मैं अपीयर हुआ जी, और मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर गई और उसमें मैंने उस जज के खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, सारे प्रूफ दिए। मैंने आज तक इस हाई कोर्ट के 4 जजेस के खिलाफ कंप्लेंट की जी। नंबर 1 मैंने कंप्लेंट की थी पहले मोहित शाह और जस्टिस रोशन दवी, बीपी कोलाबा वाला, वो 3 जज। उसके बाद में जस्टिस VM कानाडे की कंप्लेंट मेरे क्लाइंट ने की थी, उनके तरफ से मैं लड़ रहा था। ओके। बाद में प्रेजेंट में जस्टिस AK मेनन की मैंने कंप्लेंट की। अब उनका क्या कहना कि मैं जिस केस में मुझे डेट भी नहीं मिलती तो मैं कंप्लेंट करता हूँ। तो मैंने फिर अभी
खुद ओक साहब के सामने 17 अप्रैल 2014 को सिविल एप्लीकेशन नंबर 37 ऑफ 2014 इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 84 ऑफ 2013, इस मामले में मैं एप्लीकांट था, एप्लीकांट का वकील। मैंने आर्गुमेंट किया, ओक साहब ने मेरा रिजेक्ट किया एप्लीकेशन। तो मैंने ओक साहब को फिर यही सवाल पूछा है कि मैंने आपके खिलाफ कौन सी कंप्लेंट की है? नहीं। उसके बाद में मैंने ऐसे 10 केस जोड़े हैं। 15 दिसंबर 2016 को बेल एप्लीकेशन 2433 ऑफ 2016 जस्टिस नितिन सांबरे, इन्होंने डिसमिस किया। मैंने कौन सी कंप्लेंट की? तो ऐसी पूरी लिस्ट दी है। ये तो छोड़िए, जिन लोगों ने मेरे ये किया है, मैंने तो उनकी तारीफ लिखी है। मैंने जो बुक लिखा है, मेरे बुक में जिन जजेस की तारीफ लिखी है उसमें जस्टिस ओक साहब का भी नाम है। ओके। और मैंने चीफ जस्टिस को लिख कर दिया कि ओक साहब का मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूँ कि मतलब उनके मैं वी आर थैंकफुल टू जजेस के उसमें उनका नाम लिखा है। मैंने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है, लेकिन लोगों को यह भ्रम ना हो कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, ओक साहब मेरे फेवर में आते थे, तो मेरा कोई मामला ओक साहब के सामने ना रखा जाए, ऐसा मैंने रिटर्न में लेटर दिया है चीफ जस्टिस को जी। वो भी कॉपी मैंने रखी है। तो अभी ये तो इनका सफेद झूठ है, कुछ उसमें इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं। देखिए 340 क्या कहता है, हाँ, अगर हाईकोर्ट में एक कोई किसी भी कोर्ट में, मैं खास करके हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ, किसी इन्होंने बार एसोसिएशन ने झूठा एफिडेविट दिया, ओके, तो मैं कह रहा हूँ झूठा एफिडेविट तो उसको इंक्वायरी करना, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है? ये तुम्हारे हाईकोर्ट की ऑर्डर में जोड़ा। उसने कहा कि नीलेश ओझा हर जज की कंप्लेंट करता है, जो उसको डेट नहीं देते, जो उसका फेवर में ऑर्डर नहीं देते, उसके एप्लीकेशन रिजेक्ट करते। मैंने बोला ये देखो मेरे इतने एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुए वाले जजेस के नाम है, इनकी मैंने कहा कंप्लेंट की, बताओ। तो इनको चेक क्या करना है कि वो ऑर्डर चेक करनी, राइट, और चीफ जस्टिस का रिकॉर्ड चेक कर लो कि मेरी कंप्लेंट है क्या कि नहीं। तो अगर उस केस में नहीं है तो ये बार एसोसिएशन के ये जो नितिन ठक्कर और वीरेश पुरवंत है, ये दोनों को कस्टडी में लो, राइट, ये मेरी प्रेयर है। और बाद में उनके अभी एक ये देखिए उन्होंने इसमें लिख कर दिया है, बोले हाईकोर्ट के सामने, ओके, बार एसोसिएशन का जो वाइस प्रेसिडेंट नितिन ठक्कर, अनरजिस्टर्ड बार एसोसिएशन का, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, ओके, हाँ, यहाँ पर ऐसे बहुत बार एसोसिएशन है, ओके, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन है जो हमारा, मतलब मैं उसका मेंबर हूँ, नेशनल लॉयर्स एसोसिएशन है, ऐसे कई बार एसोसिएशन है, ओके। तो उसमें से ये तथाकथित 2 अनरजिस्टर्ड है। तो ये 2 अनरजिस्टर्ड बार एसोसिएशन के जो चेयरमैन है, ये बहुत बड़े बड़े सीनियर काउंसिल को लेके और कोर्ट के सामने क्या कह रहे हैं जी, साहब बोले इनको पता नहीं है, अगर कोई जज आदेश देता है तो उसके खिलाफ में सिर्फ अपील दाखिल करना पड़ता है, बाकी उसके खिलाफ में कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। तो फिर मैंने कोर्ट को लेकर देखो, मैंने बताया फिर, हाँ, इनके बुद्धि की लेवल देखो आप जी, बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट के 50 जजमेंट है कि जज ने अगर गलत आदेश दिया तो वो अपील, ये अलग चीज होगी, पर उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, ऐसे जज डिसमिस होते जी। तो ये जरूरी थोड़ी कि हर आदेश को अपील, डिसमिस की प्रोसीडिंग अलग है। इसके लिए मैंने कई ऐसे एग्जांपल दिए जो इसमें सबसे, अगर आपको शॉर्ट एक एग्जांपल बताऊं तो जस्टिस निर्मल यादव थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की, ओके, उनके घर पे 10 लाख रुपए पहुंचाए गए थे और 15 लाख रुपए ऑर्डर देने के लिए। तो क्या वो ऑर्डर थोड़ी सेटिस्फाइड हुआ, उसको अरेस्ट किया और उसने सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि ये जज ने ये ऑर्डर करने के लिए 15 लाख रुपए लिए। तो क्या वो उसको जाएंगे, अपील में जाएंगे? ऐसा कोई लॉ नहीं है, ओके। तो मैंने मेरे इसमें यही लिखा है कि ये 10 केस लॉज है, इसमें क्लियर कहा गया है। और मुझे इतना बताइए, अगर जज जी अपने आदेश में या कोर्ट में बैठ के किसको गालियां दे दे, मैंने उस दिन ओक साहब हाँ को यही कहा, आपको पता होगा कि उस दिन ये लॉयर कह रहे थे कि आप ऐसा आदेश पारित करो कि नीलेश ओझा किसी जज के खिलाफ केस नहीं डाल सकता, ओके। तो मैंने ओक साहब से एक सवाल पूछा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इंजंक्शन का लॉ है, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में जाने से आप रोक नहीं सकते। और दूसरा मैंने कहा ये तो लीगल पोजीशन जाने दो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। तो अभी मैं रास्ते से जा रहा हूँ, एक जज का मेरा झगड़ा हुआ और जज ने मुझे गाली दिया जी, तो मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हैं कि मैं किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट ही नहीं करूंगा। उनका ये कहना है कि जज गाली दे रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो उसका कंप्लेंट मत करो, ओके। फिर सेकंड मैंने एक दूसरा सवाल पूछा जी, साहब मेरा 5000 करोड़ का मामला है जी, एक कोई जज मुझे 5 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए ब्राइब मांगेगा
राइट। अभी न्यूज़पेपर में मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे एच एल दत्तू, उन्होंने 27 करोड़ रुपए लिए थे अरुणाचल के सीएम के पास से एक आदेश पारित करने के लिए। अभी सारे न्यूज़पेपर में आया है, उसने सुसाइड नोट में लिखा है चीफ मिनिस्टर ने। तो ऐसा मामला है, तो आप क्या कह रहे हो कि हम कंप्लेंट ही नहीं करें, आप पैसे लेकर बैठ जाओ, कुछ भी करो। तो ये लोकशाही है, संविधान है, डेमोक्रेसी है, या फिर ये फिर अंग्रेजों का राज चल रहा है? बिल्कुल। तो ओक साहब का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा ऑर्डर में, बोले ऐसा आदेश हम नहीं दे सकते, क्लियर कर बोला। ऑर्डर में लिख दिया जी। तो उन्होंने मेरा आर्गुमेंट माना। बिल्कुल। और सही बात है, आप देखिए डेमोक्रेसी में तो हुआ क्या था, अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग किसी को भी बोलते ऐसा नहीं बोलने का, हमारे खिलाफ नहीं बोलने का, ये तो फिर भगत सिंह पैदा होते ना। बिल्कुल। संविधान में आप अधिकार दे रहे हो, आप आपकी बात रखो, अन्याय के खिलाफ बोलो, तो आप लोग कोर्ट में जाएंगे जी। आप बोलेंगे आप कोर्ट में नहीं आ सकते, तो आदमी करेगा क्या फिर? बिल्कुल सही। तो अभी देखिए कई ऐसे केसेस होते हैं जी। कि कई जजेस क्या मतलब फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ मैं। जी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज ने नीचे की एक लेडी जज को बोला, ओके। आप प्रोग्राम में नहीं आए, आपका डांस देखने की मेरी इच्छा अधूरी रहेगी। क्या बात है। तो ऐसे जज को वो कंप्लेंट नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। उसने कंप्लेंट की और सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली। अब मेरे ऑफिस की कई लड़कियां जूनियर है, उसको एक जज, अभी तो मैं उसके एक जज है यहाँ के हाई कोर्ट के, मेरे पास पूरे प्रूफ्स है। लड़कियों को देखने के बाद उनका कैसा बिहेवियर हो जाता है। ओके। हाँ, तो वो क्या है, अगर वो उनके साथ में गलत व्यवहार करेंगे तो हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो तुमको क्या हम लाइसेंस दें यहाँ पर, हम ऐसा लिख कर दें कि हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो तुम कुछ भी गलत काम करते रहो। तो ये तो ओक साहब ने मेरा आर्गुमेंट मान लिया, उनका आर्गुमेंट रिजेक्ट किया। तो मैंने माननीय ओक साहब से यही कहा कि देखिए ये जो केस है, ये केस टोटली बोगस है। रहा विषय कंटेम्प्ट का, कंटेम्प्ट तो आप चलाओ, मैं तो सबको विटनेस बॉक्स में बुलाऊंगा, मुझे पूरा राइट है, और हम तो इनकी नार्को टेस्ट मांगेंगे, वो पार्ट अलग है। बट केस ये है, वो कंटेम्प्ट में जो भी है 2000 रुपए फाइन का प्रावधान है, जो भी है कंटेम्प्ट का डिफरेंट है। लेकिन इन्होंने जो गुनाह किया है, 7-7 साल वाले 10 ऑफेंस किए, 70 साल की पनिशमेंट वाले इनके जो गुनाह है जी, तो इनको तो नहीं छोड़ सकते हम लोग। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वरी देवी में, केडी शर्मा में लॉ तय कर दिया है, अपने स्टेटस के हिसाब से नुकसान भरपाई आप मांग सकते हो। तो मैंने 100 करोड़ रुपए उनसे नुकसान भरपाई मांगा है इसी पिटीशन में। ओके। तो अभी मैंने कल मेंशन किया था माननीय ओक साहब के पास जी, तो ओक साहब ने कहा कि मसला अभी फुल बेंच के पास है, तो आप चीफ जस्टिस को बोलो। तो चीफ जस्टिस जो भी तय करेंगे रिलेटेड उनके पास हो। तो इस कड़ी में अगली कुछ डेट मिली है आपको, या अगली सुनवाई कब तक हो पाएगी? कुछ नहीं, अगली सुनवाई फिलहाल तो अभी डेट नहीं मिली है। तो ऐसा जहाँ तक है 23 मार्च को एक्सपेक्टेड है, मिल सकती है। हाँ, तो लेकिन देखते हैं, इसमें फिर से मेंशन करके डेट मांगने का ट्राई करें। तो आपने देखा कि नीलेश ओझा जी इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसमें दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, और वो खुलकर कहना चाहते हैं कि अब तो ये केस आगे जाएगा ही, और जो बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है वो इस केस में अपील नहीं कर सकती। तो उन्होंने कैसे इस केस को ऑर्डर लिया, कैसे इस केस को दाखिल किया, और कैसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया। नीलेश ओझा जी इस पूरी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जानने के लिए देखते रहिए राइट मिरर। सर, एक सवाल है मेरे मन में। बार एसोसिएशन ने कोर्ट में ये अपील की है कि स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को जला दिया जाए, और अपील की है जज साहब की कि ऐसा किया जाए, तो उस बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी। सेकंड थिंग, ये हो सकता है कैसा कि अगर किसी औरत के बारे में कुछ गलत पॉर्न साइट दिखाया, उसको डिस्ट्रॉय करना, वो ठीक है। ओके। लेकिन इनकी जो प्रेयर है ना, ये प्रेयर इटसेल्फ इज ऑफेंस, ये गुनाह है। ओके। क्यों? सबसे पहली बात, आशिक मर्चेंट जी ने कंप्लेंट की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। ओके। और सेकंड कंप्लेंट की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में जी। तो 99 का जो 1999 का इन हाउस मैकेनिज्म है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत हाईकोर्ट जज के खिलाफ की इन्वेस्टिगेशन या तो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी। ओके। अब ये इन्वेस्टिगेशन उनके पास है,
वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये स्टिंग ऑपरेशन की जो सीडी है जिसमें ये दिख रहा है कि तलाटी कुछ कह रहा है और जस्टिस काथावाला जी उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया है उन्होंने उनके ऑर्डर में, तो ये एविडेंस हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, देखिए उमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2014 SC 1106। ओके सर। इसमें क्लियर लिखा है एविडेंस प्रोक्योर्ड बाय इलीगल मींस टेप रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ्स, जी। इफ द एविडेंस इज एडमिसिबल इट डज नॉट मैटर हाउ इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। ओके। It is settled legal position that even if any evidence is procured by improper or illegal means, there is no bar to its admissibility if it is relevant and its genuineness is proved. तो किसी व्यक्ति के खिलाफ में कोई केस प्रूव करने के लिए आपने गैर कानूनी तरीके से भी कोई स्टिंग ऑपरेशन करके कोई एविडेंस लिया है जी, तो भी उस व्यक्ति के खिलाफ वो यूज होगा। अब किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना जी। ये आईपीसी 201 के तहत गुनाह है और जितनी सजा उसमें होती है उसके प्रोपोर्शन में, अगर किसी व्यक्ति ने एक रेप का गुनाह किया उसको अगर लाइफ की पनिशमेंट होती होंगी तो उसके एविडेंस मिटाने के जुर्म में 201 में उसके प्रोपोर्शन में सजा है, जितने पनिशमेंट इसमें उतना पनिशमेंट इसमें। तो आईपीसी 511 के तहत किसी गुनाह करने का अटेम्प्ट, मतलब किसी का मर्डर का प्लान कर रहा है तो उसमें 511 मतलब इस तरह के कोई गुनाह करने का अटेम्प्ट टू रेप, इस तरह से जो होते हैं मतलब जो ऑफेंस के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है उस सारे प्रोविजन के लिए एक सेक्शन डाल दिया गया आईपीसी 511 जी। तो इसके तहत किसी इंक्वायरी के किसी एविडेंस के जिसमें पनिशमेंट होने वाली है, फॉर एग्जांपल देखिए जी। अगर जस्टिस काथावाला जी के खिलाफ ये गुनाह प्रूव हो गया ओके। कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया है, ऑफेंस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस किया है, तो उनको आईपीसी 191 लगेगा, 193 लगेगा, 471, 474 जो भी सेक्शन लगेंगे उसमें 7 ईयर की पनिशमेंट है। ओके। तो उसके एविडेंस डिस्ट्रॉय करना तो फिर उसको उसके प्रोपोर्शन में आईपीसी 201 में प्रावधान है कि उनको 2 साल 7 साल इनको पनिशमेंट लगेगी, तो इनकी प्रेयर इटसेल्फ इज ऑफेंस। सेकंड थिंग जी। इन्होंने और एक बात लिखी है इसमें, जी बिल्कुल। इन्होंने क्या कहा है कि जस्टिस वीएम कानाडे इनके खिलाफ में जो मैंने इंटरव्यू दिया था जी बिल्कुल। वो भी कंटेम्प्ट है जो आपने अपलोड किया था। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट ने इनको तमाचा मारा है, इनके उस प्रेयर पे मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, वो प्रेयर रिजेक्ट कर दिया उनका। जी। पहले पिटीशन में वो इंटरव्यू था। जी बिल्कुल। जस्टिस ओक साहब का ऑर्डर आपके सामने है। बिल्कुल। इसमें उस पहला जो कानाडे जस्टिस कानाडे के अगेंस्ट का जो मेरा इंटरव्यू था उसमें कुछ गलत नहीं पाया और कोई एक्शन नहीं लिया। जी सर। तीसरी बात देखिए, ये मामले में ये जस्टिस कानाडे को कैसा बचाना चाहते हैं। जी। अभी जस्टिस कानाडे के खिलाफ में जो कंप्लेंट था इनका गोपाल शेट्टी का, वो कंप्लेंट ये था कि गोपाल शेट्टी ने बेल का एप्लीकेशन लगाया, वो बेल के एप्लीकेशन को जस्टिस कानाडे ने रिजेक्ट कर दिया। ओके। 2 लाइन का आदेश दिया कि इसके खिलाफ में बहुत सारे एविडेंस है और इसका एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ये बेल में क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। तो वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया जस्टिस कानाडे जी कि बोले इनके खिलाफ में एविडेंस है, ये 2 लाइन लिख के रिजेक्ट किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल आपको रिजेक्ट करना है तो डिटेल ऑर्डर लिखना है कि क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हो। ओके। अब ये पहला गलती किया। जी। दूसरा गलती उनका झूठ इसी बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ठिप्से साहब के आदेश में प्रूव हो गया। जस्टिस ठिप्से साहब ने जब 5 साल के बाद गोपाल शेट्टी को निर्दोष छोड़ा तो उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि इसके खिलाफ में कोई मटेरियल ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है। तो इससे यह साबित हो गया कि जस्टिस कानाडे का जजमेंट झूठा था। बिल्कुल सर। तो जस्टिस कानाडे जी के गलत आदेश की वजह से गोपाल शेट्टी को 7 साल जेल में रहना पड़ा, 5 साल जो भी है। तो उसके लिए उनको आईपीसी 220 और 219 के तहत आरोपी बनाया गया। इन्होंने एफिडेविट पे लिखा कि जस्टिस कानाडे ने नीलेश ओझा को डेट नहीं दिया करके उसको आरोपी बनाया। ओके। अभी तो सबसे पहला झूठ यह है कि उस समय जो डेट वगैरह चल रही थी उस समय तो मैं लॉयर ही नहीं था गोपाल शेट्टी का। ओके सर। दूसरी बात, डेट नहीं दी करके आरोपी है ही नहीं। बिल्कुल। और जो कंटेम्प्ट का लॉ ऐसा है कि जो कहता है उसको प्रूव करना है ना। जी। मैं थोड़ी, नहीं तो क्या होगा, मैं आरोप लगा दूंगा कि ये हाईकोर्ट के जज के पास में 10,000 करोड़ की संपत्ति है, तो हाईकोर्ट का जज थोड़ी प्रूव करते बैठेगा कि मेरे पास संपत्ति नहीं है। बिल्कुल। मुझे प्रूफ देने पड़ेंगे ना, ये डॉक्यूमेंट इसके तहत मैं इस कंक्लूजन पे आया।
तो अभी मैंने इन बार एसोसिएशन के तथाकथित महान विद्वान पिटिशनर को ये सवाल पूछा है कि या तो आप प्रूफ ला के दो कि कौन सी डेट नहीं दिया मुझे जिसकी वजह से वो आरोपी बनाया, या तो फिर आप 7 साल का, मतलब 7 साल का तो एक गुना है, मतलब ऐसे जितने स्टेटमेंट देंगे तो 10 एक तो है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 एक साल के अंदर जाने की तैयारी रखो आप। तो ये मैंने इस मेरे पिटीशन में लिख दिया है और अभी ये मामला फुल बेंच के सामने चलेगा और सच सब लोगों के बाहर आएगा। सच तो ये सामने है। मैं तो अभी ओपन मीडिया के द्वारा माध्यम से बार एसोसिएशन को, सारी जनता को ये कह रहा हूँ, आप ये एविडेंस लेकर आओ कि ऐसा हुआ था, बिना हियरिंग के मैं मुझ पर कार्रवाई करूँ। बिल्कुल नहीं है तो चुपचाप माफी मांगो और कोर्ट को बोलो हाँ साहब इतनी सजा नहीं, हमको कम सजा दो। बस ये 2 ऑप्शन उनके पास है। तो क्लियर आपने देखा कि नीलेश ओझा जी ने साफ साफ कर दिया है कि अगर मैं गलत हूं मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, अगर वो गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं इस केस में कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। तो ये थी नीलेश ओझा जी से खास बातचीत। ऐसी ही मुलाकातों के लिए देखते रहिए राइट मिरर का शो राइट टॉक। धन्यवाद।